एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स विद रवेलॉजी में। दोस्तों क्लास 8 पहला चैप्टर है फसल और उत्पादन प्रबंध। फसल किस प्रकार से बोई जाएगी, उत्पादन कैसे होगा और प्रबंध किस प्रकार से करेंगे। दोस्तों ये चैप्टर काफ़ी अच्छा है, आपको पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा और आप पढ़ते पढ़ते मैं इसके सारे क्वेश्चन आंसर भी बता दूंगा लास्ट में वीडियो के। तो आप वीडियो को एंड तक बने रहिए और वीडियो को अच्छे से प्रेम से देखते रहिए। तो लगभग 10,000 ईसा पूर्व मनुष्य गुमूंद प्राणी था, यानी कि घूमने वाला था। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते थे, वो भोजन और आवास की खोज करते थे और ये काफ़ी अच्छा है कि समूह के अंदर विचरण करते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे। उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूँ और अन्य फसलें उन्होंने उत्पादित की और इस प्रकार से वो शुरू में जो कृषि का जो स्टार्टिंग हुई कृषि करने की, वो इस प्रकार से शुरू हुआ। जब एक ही किस्म के जो पौधे होते हैं किसी बड़े स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उन्हें हम फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल हो गई, चावल की फसल हो गई, इस प्रकार की फसल जिसमें सभी पौधे एक ही किस्म के रहेंगे, गेहूं के रहेंगे, चावल के रहेंगे। अब आप जानते हैं कि जैसे सब्जियां, फल ये भी मौसमी होती हैं और मौसम के आधार पर, क्योंकि जो भारत है एक विशाल देश है और यहाँ पर तापमान, आर्द्रता और जलवायु अलग अलग प्रकार की है। कहीं ज़्यादा बारिश होती है, कहीं कम होती है। तो इस प्रकार फसलों का वर्गीकरण किया जाता है कि किस जगह पर कौन सी फसल बोई जाती है और सर्दी में कौन सी बोई जाएगी, गर्मी में कौन सी बोई जाएगी। इस प्रकार से अलग अलग तापमान के कारण अलग अलग प्रकार की फसलें और अलग अलग मौसम में बोई जाती हैं। तो सबसे पहले खरीफ की फसल। खरीफ की फसल किसे कहेंगे कि वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाएगा। इसके लिए वर्षा सबसे इंपॉर्टेंट है, इन्हें खरीफ की फसल कहेंगे। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर के महीने में होती है। उस समय धान बोया जाएगा, खाने का जो मक्की होगी, सोयाबीन, कपास, मूंगफली, इस प्रकार की चीज़ें खरीफ की फसलों में बोई जाती हैं। रबी की फसलों में क्या होता है कि ये शीत ऋतु की फसल होती है। ये अक्टूबर से मार्च तक उगाई जाती हैं, यानी कि इसके बीच बीच में आती है और फसलें रबी की फसलें कहलाती है। जैसे गेहूँ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, अलसी, इस प्रकार की चीज़ें। अब इसके अलावा भी ऐसा तो है नहीं कि यही बोई जाएगी, इसके अलावा भी सब्जियां भी उगाई जाती हैं जो ग्रीष्म के मौसम में उगाई जाती हैं। तो ऐसी ग्रीष्म की मौसम में उगाई जाने वाली सब्जियों को जायद की फसलें भी कहा जाता है ना। तो इस प्रकार से अब क्या है कि फसल अलग अलग प्रकार की हो गई है ना। फसल जैसे खरीफ हो गई, रबी हो गई। अब फसल उगाने की क्या टेक्निक है। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप जैसे करने पड़ते हैं। तो हम उन क्रियाकलापों के बारे में देखेंगे कि कृषि करने की यानी कि खेती करने की क्या क्या पद्धतियाँ हैं, कौन कौन सी पद्धतियाँ। सबसे पहले किस प्रकार से कार्यक्रम शुरू होता है। तो अपना पहला टॉपिक है कि सबसे पहले क्या होगा कि मिट्टी तैयार की जाएगी, खेत को तैयार किया जाएगा, अच्छे से निराई गुड़ाई की जाएगी। फिर उसके अंदर बुआई की जाएगी। बुआई यानी कि मिट्टी तैयार होने के बाद बुआई की जाएगी। फिर उसके अंदर खाद भी डाला जाएगा। फिर उसके अंदर सिंचाई की जाएगी। सिंचाई की जाएगी तो फसल बड़ी भी होगी। बड़ी होने के कारण उस पर अनावश्यक जो पौधे होंगे वो उग जाएंगे, तो उन्हें हम खरपतवार कहते हैं और खरपतवार उसको हटाया जाएगा। फिर उसकी कटाई की जाएगी और फिर भंडारण किया जाएगा। इस तरीके से एक एक प्रोसेस है जो फॉलो किया जाता है कि इस प्रकार से सब चीज़ें होती हैं। अब नेक्स्ट पहला चैप्टर इसका जो पॉइंट है कि आखिर में मिट्टी तैयार कैसे की जाती है। तो ये सबसे पहला चरण है मिट्टी तैयार करना। इसमें क्या किया जाता है कि मिट्टी को उल्टा पलटा जाता है और उसको पोला बनाया जाता है, यानी कि उसके अंदर हवा, आवश्यक तत्व हैं वो अंदर जा सके, ताकि नमी को सुखाया जाता है एक तरीके से, पूरा उसको पोषक तत्वों के लिए तैयार किया जाता है इसमें, ताकि उनकी जड़ें होती है पौधे की वो अच्छी गहराई में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा पोषण प्राप्त कर सके। और मिट्टी को पोला बनाया जाता है ना, ध्यान रख लेना। तो इससे उनको श्वसन करने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। पोली मिट्टी मिट्टी में रहने के लिए केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक होती हैं। यह सूक्ष्म जीवों जो होते हैं मिट्टी में, केंचुए, वो किसान के मित्र होते हैं, क्योंकि यह मिट्टी को पलट कर पोला करने का काम करते हैं। उसमें ह्यूमस यानी कि उसको उपजाऊ बनाते हैं। परंतु मिट्टी को उलटना पलटना, पोला करना क्यों आवश्यक है। आपने देख लिया कि ऐसा कर रहे हैं कि उल्टा पलटा हम खेती बाड़ी में हम ज़मीन को उलट पलट रहे हैं। तो ऐसा कर क्यों रहे हैं। तो ऐसा करने के पीछे हमारा मकसद है कि जो उसके अंदर जो अनावश्यक चीज़ें हैं वो नीचे ज़मीन में दब जाए और पोषक तत्व हैं वो ज़मीन के अंदर व्यवस्थित रूप से आ जाए। क्योंकि ऊपरी परत जो होती है कुछ सेंटीमीटर मिट्टी पौधे की वृद्धि में आवश्यक होते हैं। इसे उलटने पलटने के लिए, पोला करने के लिए पोषक तत्वों को ऊपर आ जाते हैं, मैंने बताया इसी तरीके से। और पौधे पोषक तत्वों का उपयोग कर मिट्टी को उलटने पलटने के कारण फिर वो पौधे अच्छे से बड़े हो जाते हैं और ये बहुत ही आवश्यक हो गया अपने इसके लिए। अब दूसरा है कि मिट्टी को उलटने पलटने के लिए
क्या किया जाएगा, किस प्रकार से किया जाता है। मिट्टी को उलटना और पलटना जुताई कहलाता है, जो आजकल ट्रैक्टर से की जाती है, पहले बैलों से की जाती थी। इसे हल चलाकर भी करते हैं ना। हल लकड़ी का होता है, लोहे का भी बना होता है। यह मिट्टी में अत्यंत सूखी, जो अत्यंत सूखी है, वो जुताई के लिए पहले पानी देने की आवश्यकता होती है अगर सूखी हो तो। और जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो जाते हैं, इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ा जाता है। एक बड़ा लंबा सा एक लकड़ी होती है, उसके माध्यम से बुआई और सिंचाई के लिए खेत में समतल करना आवश्यकता है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। कभी कभी जो क्या होता है कि जुताई से पहले खाद भी दी जाती है, तो खाद देने को ये मिट्टी में ताकि अच्छी प्रकार से मिल जाए और वो अच्छे से काम करें। अब बात करते हैं कृषि औजारों की। तो कृषि औजार उपज की अच्छी उपज के लिए और बुआई के लिए मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक होता है। यह कार्य अनेक औजारों के द्वारा किया जाता है, जिसमें कुदाली होगी, कल्टीवेटर हो गया, है ना। इस कार्य के लिए मैंने बताया कि आजकल तो ट्रैक्टर का उपयोग करने लग गया, तो बैल का उपयोग होता ही नहीं है। देख पा रहे इस प्रकार के आप देख रहे होंगे चित्र में, तो आजकल बैल का तो बहुत कम उपयोग होने लग गया। अब प्राचीन काल में क्या होता है कि हल का उपयोग किया जाता था जुताई के लिए, इस प्रकार से हल का उपयोग होता था। आजकल तो देखने में नहीं मिलता कहीं। अब खरपतवार को निकालने के लिए, मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता है, और औजार लकड़ी का बना होता है, जिसे बैलों की जोड़ी और अन्य पशुओं के द्वारा उसको खींचा जाता है। इस लोहे की मजबूती मतलब इस तरीके से तिकोनी होती है, जिससे वो क्या होती है, ज़मीन को फाड़ देती है, और इसका हल्का तिकोना भाग उसको चीर देता है। ठीक है, इस प्रकार से आपने देखा, और इसमें कुछ खास बात नहीं है, आप अच्छे से इसको देख लेंगे। ठीक है, मैं आगे नेक्स्ट बताता हूँ। आज कल्टीवेटर, जो आज का ज़माना है, कल्टीवेटर क्या होता है, ट्रैक्टर से के द्वारा चलाया जाता है। ट्रैक्टर द्वारा जुताई की जाती है, पीछे इस प्रकार का लगा होता है, जैसे आप देख पा रहे हैं इस प्रकार का लगा है ये। तो इसके द्वारा खेत की जो मिट्टी है उसको पलट दिया जाता है, और फिर ताकि वो पोली हो जाए। और अब होगी अपना मेन काम होगा बुआई का। बुआई का देखो आजकल वो भी बुआई का काम भी आज से ट्रैक्टर से होता है। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि जब बोओगे तभी तो काटोगे, जब बोओगे ही नहीं तो काटोगे कैसे। तो इसके लिए क्या होता है, अच्छी गुणवत्ता वाले अच्छे स्वच्छ बीज यानी कि बढ़िया शानदार बीज होते हैं, उनको बोया जाता है, ताकि बीज अच्छा होगा तो पौधा भी अच्छा बनेगा। तो सबसे पहला चरण है बीजों का चयन अच्छे प्रकार से करना चाहिए, क्योंकि बीज अच्छे होंगे तभी हम फसल को अच्छी तरीके से उगा पाएंगे। अब फसल के अंदर उगाने के लिए परंपरागत औजार क्या है बोने के, तो सबसे पहले परंपरागत रूप से बीजों की बुआई के में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप की तरह होता है ना, जिसको कीप के माध्यम से अंदर वो जो हल होता है उसके लगा होता है। मैं आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ तो आप समझ जाएंगे। तो आप फोटो देखने के बाद समझ पा रहे हैं कि ये कीप का ये फ़ोटो लग रहा। तो इसके द्वारा जो ये है यहाँ पर बीज डाला जाता है, एक दूसरा आदमी बीज डालेगा, और वो ये जो हल होता है बहुत इसको चीरता जाएगा खेत को इसको, और उसके अंदर बीज पहुँच जाएगा, और फिर वो बीज उग जाएगा। अब अगर बात करें नए ज़माने की, नए ज़माने में सीड ड्रिल मशीन होती है। आजकल बुआई इस ट्रैक्टर की सीड ड्रिल से की जाती है। उसके अंदर क्या रहता है कि एक पेटी होती है ऊपर, जिसके अंदर बीज डालते जाता है, और वो चलती रहती है मशीन, और पीछे एक चक्रा लगा होता है, उसके हिसाब से बीज जैसा आप डालना चाहेंगे, जिस तरीके से ज़्यादा कम उस प्रकार से बीज डाल दिया जाएगा। ये सामान्य प्रक्रिया है, आप लोगों को अच्छे से पता होगी, और नहीं भी पता हो तो आप फोटो देखकर भी पता लगा पाएंगे। अब देखेंगे हम उर्वरक खाद को किस प्रकार से मिलाया जाता है, कि अब खाद का क्या उपयोग है। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद या उर्वरक पदार्थ कहते हैं। अब मिट्टी को जो खनिज पदार्थ होते हैं, वो जो उर्वरक होते हैं वो प्रदान करते हैं। यह पोषक तत्व में वृद्धि करते हैं, और कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाते हैं, खेत कभी खाली नहीं छोड़ जाते हैं। कल्पना कीजिए कि पोषक तत्वों का क्या होगा। आप देखिए तो फसलों के लगातार उगाने के कारण मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, और कमी को पूरा करने के लिए किसान खेत के अंदर खाद डालता है। खाद अब किस प्रकार की होगी बताऊंगा आपको, जैविक होगी है ना, या फिर गोबर वाली खाद होगी, क्या होगी उसके बारे में बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले खाद एक जो कार्बनिक जैविक पदार्थ है, जो पौधों के अपशिष्ट से पदार्थ होती हैं। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते हैं तथा अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। कुछ समय अपघटन के दौरान यानी सूक्ष्म जो होते हैं उसको अपघटित कर देते हैं। अपघटन के बाद खाद बन जाती है, और खाद को फिर खेत में डाला जाता है। आजकल केंचुए के द्वारा भी खाद बनती है, और वर्मी कंपोस्ट इस प्रकार के नाम से भी आती है, तो अलग अलग आती है। अब उर्वरक पदार्थ होते क्या हैं, उर्वरक पदार्थ जो विशेष पोषक से समृद्ध होते हैं, ये इन्हें खाद ही कहते हैं। तो इसके अंदर होता है यूरिया, अमोनियम सल्फेट, ये क्या है कि आजकल के पदार्थ हैं। पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इस प्रकार से रकोड़िया इस प्रकार से बोला जाता है इनको। तो ये फैक्ट्री में बनते हैं। मैंने बताया देसी तरीका तो वही होता है, जानवरों के अपशिष्ट। अब इनके उपयोग से किसानों को गेहूँ, धान तथा मक्का की फसल में डालने में इनमें सहायता मिलती है, परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से
जो मिट्टी होती है वो बंजर होती चली जाती है और जो जल धारण करने की क्षमता होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। आजकल तो क्या है कि बिना दवाई के तो आजकल कुछ भी चीज़ नहीं बन रही है। किसी भी चीज़ को देख लो, दवाई के बिना तो कुछ भी काम नहीं हो रहा आजकल। तो ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंत में वो अपन ही खाते हैं, वापस अपने शरीर के अंदर ही आती है। इसीलिए अपने अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो डिसमिस हो रही है। खाद के उपयोग से मिट्टी में गठन, जल अवशोषण करने की क्षमता बढ़ जाती है और इससे जो मिट्टी होती है उसके अंदर पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति जो पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए अन्य तरीका है फसल चक्रण, यानी कि अलग अलग फसल को बोना रहता है। एक फसल इस बार कौन सी बोई, अगली बार मक्का बो दी, फिर गेहूँ बो दिया, फिर मक्के की जगह पे सोयाबीन, फिर दाल वाली फसलें। इस प्रकार से बोकर फसली चक्र को अपना अगर हम अपने जो पौधे होते हैं, अपना जो खेत होता है उसके अंदर पोषक तत्वों की कमी को हम स्थिर कर सकते हैं। और दाल की फसलें भी बोई जाती है। दाल की फसलों के अंदर क्या राइजोबियम पाया जाता है जो उर्वरक जो होते हैं उसको स्थिर ग्रहण करता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मैं इसको सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मानता हूँ, ठीक है, इम्पोर्टेंट लगा लेना, सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में। इस प्रकार की क्वेश्चन आते हैं, उर्वरक और खाद के अंदर अंतर क्या है। सबसे पहले उर्वरक क्या होती है? एक मानव निर्मित होती है। और खाद क्या होती है कि यह एक प्राकृतिक खाद होती है जो गोबर और पौधों या अपशिष्टों से पदार्थ से प्राप्त होगी। उर्वरक फैक्ट्री में बनते हैं, जबकि खाद क्या कि खेतों में बनते हैं। अपन खेतों में या घर पे अपन जो गड्ढा खोद के उसके अंदर मिट्टी डाल, वो जो अपना खाद होता है वो डालते हैं। उर्वरक जो ये क्या, उर्वरक से मिट्टी में ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है, यानी कि जो प्रचुर मात्रा में उसको पोषक पदार्थ प्राप्त नहीं होते हैं। खाद से क्या होता है कि एक ह्यूमस पदार्थ यानी कि नमी प्रदान होती है एक तरीके से। अब खाद के अंदर तो उर्वरक के अंदर हो गया कि पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, पोटास, इस प्रकार से। और खाद के अंदर ये इस प्रकार की चीज़ें पहले से घुली होती है। खाद में पोषक तत्व की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा खाद का उपयोग करना चाहिए। अब देखिए खाद की क्या क्या उपयोग है। खाद का उपयोग है कि इससे मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है ना। और इससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, संरद्र हो जाती है, छेद हो जाते हैं और इससे गैस आसानी से आसपास हो जाती है। और इसमें जो किसान के मित्र है केंचुए, वो पनपने के लिए उनके आवश्यक वातावरण मिल जाता है। इससे जैविक खाद मिट्टी में सुधार होता है, जिससे फसल अच्छी होती है। तो इस प्रकार से इस कारण हमें इसका उपयोग करना चाहिए। अब देखिए सिंचाई क्या होती है। सिंचाई सबसे महत्वपूर्ण है। सिंचाई नहीं करेंगे तो पौधे बड़े नहीं होंगे। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधे के विभिन्न भागों की वृद्धि एवं परिवर्तन के लिए जल की विशेष महत्व होता है। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ ही खनिज उर्वरक पदार्थों का भी अवशोषण कर लिया जाता है। पौधों में जो 90% जल ही होता है, जल आवश्यक है, क्योंकि जल के बिना पौधा अंकुरण नहीं कर पाएगा और बड़ा नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है जल। अब जल पोषक तत्व जो जमीन के अंदर होते हैं उसको सोख लेता है और वो पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचा देता है। निश्चित अंतराल पर हमें खेत में सिंचाई करना होता है। सिंचाई का समय समय पर बारंबारता से इसको फसल का जो करना रहता है। गर्मी के मौसम में हमें ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, और क्योंकि गर्मी के कारण पानी सूखता चला जाता है। अब सिंचाई किस प्रकार से करते हैं? सिंचाई के क्या क्या स्रोत हैं अपने पास? सिंचाई से हम कुएँ से करते हैं, नलकूप यानी कि ट्यूबवेल वगैरह से करते हैं, तालाब वगैरह, नदियाँ, नहर, इन प्रकार से हम सिंचाई करते हैं। तो सिंचाई के सबसे पहले पारंपरिक तरीके, ये इंपॉर्टेंट है कि सिंचाई के पारंपरिक तरीके क्या है। सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं कुएँ, झील, बावड़ी, नहरें, इस प्रकार से इनसे पानी निकाला जाता है। और ये इसमें मवेशी का यूज होता है। मवेशी और अन्य जानवर इन विधियों का उपयोग करके मोटर, बोट, गिरनी, चेन, ठेकली, इस प्रकार से जो चीज़ें हैं वो देख लेंगे आप फोटो के अंदर। इस प्रकार की चीज़ों के द्वारा, छड़ बोलते हैं, इस प्रकार की चीज़ों के द्वारा निकाला जाता है। लेकिन आजकल ये चीज़ें एक तरीके से बंद सी हो गई, क्योंकि आजकल क्या है कि आधुनिक ज़माना है और आधुनिक ज़माने में नए नए उपकरण सामने आए अपने सामने। तो पहला आधुनिक ज़माने में सिंचाई की जो विधियाँ हैं वो है सबसे पहली, जिसके अंदर सब पानी की ज़रा सबसे ज़्यादा कम ज़रूरत पड़ती है, वो है छिड़काव तंत्र। इसके अंदर क्या होती है ये देख पाएंगे आप इसमें। इस विधि का उपयोग करके हम असमतल भूमि, ऊंची नीची जहाँ पर पानी नहीं पहुँच पाता वहाँ पर भी हम नलियों के माध्यम से पानी पहुँचा पाएंगे। जहाँ कम पानी की आवश्यकता होगी वहाँ ये सबसे अच्छी, कम पानी है वहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा पानी पिलाते हैं तो सबसे ज़्यादा पानी खर्च होता है, लेकिन इसमें पानी का जो खर्च होता है बहुत कम होता है। यह पाइप के निश्चित दूरी पर लगे होते हैं जो फंवारे के रहते हैं, फंवारा सेट बोलते हैं इसको। वह घूमते हुए सभी जगह पर पानी का छिड़काव करते हैं, जैसे वर्षा हो रही उस तरीके से करते हैं। और ये ज़्यादातर क्या होते हैं, कॉफ़ी के पौधों में इनके ऊपर ज़्यादा लगाए जाते हैं। आजकल सभी जगह यूज होने लग गया है वैसे तो, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा है। अब मैं बताता हूँ आपको दूसरा है ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र यानी कि बूंद बूंद करके पानी डालना। ड्रिप तंत्र, इस तंत्र के अंदर क्या है कि बूंद बूंद करके जड़ों में, जो इस प्रकार के जो ड्रिप तंत्र होता है वो कहाँ काम में लिया जाएगा। तो ड्रिप तंत्र
फलदार पौधों में सबसे ज़्यादा, जैसे जामफल है ना, संतरे, इस प्रकार के जैसे भी पौधे हैं उन बगीचों में सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है। क्योंकि इन पौधों से, इन इस प्रकार के यंत्र से क्या होता है कि पानी की सबसे ज़्यादा बचत होती है और पानी बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाता, डायरेक्ट जड़ों के अंदर जाता है। तो इस कारण पानी बिल्कुल सबसे कम व्यर्थ होगा। अब देखिए पानी भी पिला दिया हमने, तो अब फसल बड़ी होगी, फसल बड़ी होने के कारण खरपतवार होगा। तो खरपतवार किसको बोलते हैं? खरपतवार बोलते हैं कि जो अवांछित पौधे उग जाते हैं साथ में, फसल के साथ में, यानी कि खेत में कुछ अवांछित पौधे जो प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं उन्हें अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी खरपतवार की, यानी कि इसको हटाना क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये क्या करते हैं कि जो अपन पोषक तत्व डालते हैं ना मिट्टी के अंदर, तो उसको ये पोषक तत्वों को ग्रहण कर जाता है, जिस कारण जो फसल होती है वो बड़ी नहीं हो पाती है। इसलिए हमें खरपतवार को हटाना बहुत आवश्यक है। अब खरपतवार के लिए क्या क्या चीज़ें काम में ली जाएगी? तो रसायनों का उपयोग भी आजकल सबसे ज़्यादा हो रहा है। मैंने बताया रसायन ही है जिसका उपयोग आजकल ज़्यादा ही हो रहा है, क्योंकि लोग काम बिल्कुल कम करना चाहते हैं, जल्दी फटाफट काम हो ऐसा काम करना चाहते हैं। तो इनके छिड़काव से जो फसल होते हैं उसके ऊपर स्प्रे किया जाता है और स्प्रे के कारण जो अनावश्यक जीव होते हैं वो मर जाते हैं। इस प्रकार से इसके छिड़काव किया जाता है। अब होगा फसल की कटाई। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण इकाई है। फसल पक जाने के बाद कटाई करना आवश्यक है। कटाई के लिए दौरान पौधों को खींचकर या काटकर उसको निकाल धरातल पर डाला जाता है, फिर सूखने के लिए डाल दिया जाता है। सूखने के बाद फिर आजकल तो मशीन होती है, मशीन थ्रेसिंग मशीन बोलते हैं उसको, थ्रेसिंग मशीन के द्वारा निकाल लिया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं आधुनिक मशीनें, देखो ज़मीन से काटने की भी आवश्यकता नहीं है, खुद स्वयं काटेगी और अब डायरेक्ट निकालने का काम कर देगी। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं विनोइंग, फटकने वाली मशीन, सब मशीनें आप देख पाएंगे, फ़ोटो में आप देख लेंगे। ठीक है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से काटा जाता है। कटाई का पर्व होता है, उसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। 3-4 महीने जो कटाई का कठोर परिश्रम के बाद वो समय होता है जब आपको फसल मिलती है। तो उस फसल मिलने के कारण जो किसान होते हैं उनको बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि यही समय होता है उनकी मेहनत का। तो उस मेहनत को जो की है उसको खुशी मनाने के लिए जो अलग अलग जगह पर भारत के, क्योंकि भारत मैंने बताया कि बहुत बड़ा है, तो उसमें अलग अलग प्रकार की ऋतुएँ, अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। तो उसमें अलग अलग प्रकार के जो मौसम के कारण उसमें त्यौहार भी अलग अलग मनाए जाते हैं। तो जिसमें बहुत सारे त्यौहार, जैसे अब मैंने बता दिया आपको कि जैसे विशेष पर्व जैसे पोंगल, वैसाखी, होली, दिवाली, इस प्रकार की चीज़ें इसके साथ फसलों के साथ जुड़ी हुई है। तो ये काफ़ी अच्छा है कि किसान जो अपना भारत है वो किसान प्रधान देश है। तो सबसे ज़्यादा बहुत बढ़िया चीज़ है कि फसलों के साथ साथ हम त्यौहार भी मना लेते हैं। अब बात करते हैं भंडारण की। सबसे इम्पोर्टेंट बात है भंडारण, क्योंकि भंडारण नहीं करेंगे तो अपनी फसल जो अपन ने इतनी मेहनत करके बोई है वो ख़राब हो जाएगी। तो भंडारण बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसके लिए एक सूखी जगह का उपयोग किया जाता है, जहाँ नमी नहीं हो, जहाँ पर कीड़े मकोड़े, चूहे, सूक्ष्म जीव इस प्रकार के कम हो। और आजकल तो क्या है कि दवाई का छिड़काव कर दिया जाता है और उस जगह पर फिर फसल को भंडारित किया जाता है। और आजकल तो काफ़ी आधुनिक चीज़ें आ गई हैं। तो और वो पहले के ज़माने में जब नीम के पत्ते होते थे, आप भी करते होंगे, आप नीम के पत्तों को जो डाल देते हैं और फिर उसके ऊपर फसल को डाला जाता है। आजकल आधुनिक तकनीक ये है कि जो आपको दिख रहा है एंड ये भंडारण की चीज़ें दिख रही हैं, एक साइक्लो भंडारण होता है। इसके अंदर चीज़ों को ऊपर डाल दिया जाता है और इस प्रकार से भर दिया जाता है जहाँ पर चूहे तो क्या कोई भी नहीं जा पाए। तो इस प्रकार से हमने भंडारण भी कर लिया। अब हमने इस पाठ से क्या क्या सीखा उसके बारे में हमको बताते हैं आपको, कि अपनी बढ़ती हुई आबादी के लिए भोजन की जो अन्य पद्धति जो बना भोजन क्या बोलते हैं फसल होती है, वो अन्य पद्धतियों से फसल करने की आवश्यकता है। किसी स्थान पर उगाए जाने के लिए एक ही प्रकार के पौधे उगाए जाएंगे तो उसमें फसल कहेंगे। भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर पाया जाता है, जिससे क्या बोलेंगे, रबी और खरीफ बोलेंगे। जुताई करने के लिए मिट्टी को तैयार किया जाता है, समतल किया जाता है, फिर उसके ऊपर एक पाटल के द्वारा समतल करके फिर वहाँ पर एक फसल अच्छी प्रकार से बोई जाती है। अब करेंगे बीज की, जो अच्छे से प्रकार के बीज बोएंगे और बीज अच्छे से बोएंगे तभी फसल बड़ी होगी। स्वच्छ बीज बोएंगे और फिर मिट्टी में पोषक तत्व डालेंगे, ताकि खाद वगैरह इस प्रकार की चीज़ें डालेंगे ताकि फसल अच्छी होगी। और उचित अंतराल पर हम उन्हें पानी देंगे ताकि फसल अच्छी से अच्छी बड़ी हो। फिर खरपतवार हटाएंगे और कटाई के लिए मशीन का उपयोग करके फिर भूसे को अलग कर लेंगे, थ्रेसिंग कर लेंगे, बीजों को अच्छे से भंडारण करेंगे और अपने पशुओं के लिए जो फसल बोएंगे वो भी काम आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमने पूरी जो चीज़ें उनके बारे में अध्ययन कर लिया। अब सबसे पहले अध्ययन कर लिया, अब हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। एक ही प्रकार की फसल को अगर बहुत ज़्यादा जगह पर बोया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, फसल कहेंगे, है ना, फसल कहेंगे। तो पहले में आप लगा लेंगे फसल, मैं बोलता जाऊँगा आप लिखते जाना। पहला फसल है। दूसरा, फसल उगाने के लिए प्रथम चरण क्या किया जाएगा, वो क्या जाएगी, मिट्टी की तैयारी की जाएगी, मिट्टी की जो अच्छे से तैयारी कर लेंगे। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट है कि क्षतिग्रस्त बीज की जगह जल की सतह पर क्या होंगे, जल की सतह पर तैरने लगेंगे। और फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से
मिट्टी से पोषक तत्व और जल, है ना, ये लास्ट वाला है, ये होंगे। अब दूसरा क्वेश्चन आपका, दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि कॉलम एक से कॉलम बी को मिलाइए। खरीफ की फसल, खरीफ की फसल कौन सी होती है जिसमें धान, मक्का इस प्रकार की फसल को खरीफ की फसल कहेंगे। रबी की फसल कौन सी होती है जिसमें गेहूँ, चना, मटर इस प्रकार से बोए जाएंगे। रासायनिक उर्वरक, रासायनिक चीज़ों के नाम आप जैसे आते से आप यूरिया, सुपर फास्फेट इस प्रकार से जान लेंगे। कार्बन खाद कौन सी होगी जो अपशिष्ट पदार्थों से बनेगी, ठीक है, और इस प्रकार की चीज़ों से बनेगी, उसको कार्बन खाद कहेंगे। अब निम्न के दो उदाहरण देखिए, खरीफ की फसल के, रबी की फसल के, यहाँ से उठा लेंगे आप, इस जगह पे लिखे हुए उठा लेंगे। अब इस पर एक एक पैराग्राफ लिखेंगे आप कि किस प्रकार से मिट्टी तैयार करेंगे, बुआई कैसे करेंगे, निराई कैसे करेंगे, थ्रेसिंग कैसे करेंगे, सब प्रकार की चीज़ों के ऊपर आप एक देख लेंगे। स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद किस प्रकार से बीने, मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वहाँ से ये पूरा क्वेश्चन एज इट इज उतार लेंगे। सिंचाई किसे कहते हैं, सिंचाई यानी कि पानी पिलाना। और सिंचाई की कितनी विधियाँ, दो विधियाँ बता देंगे आपको, ड्रिप वाली विधि, अभी आधुनिक विधियाँ बतानी है आपको, ठीक है, फौरा विधि लिख लेना, एक ड्रिप वाली विधि लिख लेना, दोनों ही आप आराम से ऊपर से लिख लेना। यदि गेहूं को खरीफ की ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा, देखो गेहूं को खरीफ की ऋतु में उगाएगा तो नहीं उगेंगे, क्योंकि गेहूं को क्या है कि पानी की आवश्यकता होती है, और बारिश के दिनों में अगर इसको उगाया जाएगा ना, बारिश के दिनों में, तो क्या है कि ये गल जाएंगे एक तरीके से, क्योंकि इसको कम पानी की आवश्यकता होती है, और खरीफ की फसल को ज़्यादा पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो इस प्रकार से उग नहीं पाएंगे। खेत को लगातार फसल उगाने के लिए मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, लगातार फसल उगाई जाएगी तो क्या होगा, मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी पड़ जाएगी, तो इसके ऊपर आपको लिखना है। खरपतवार क्या होते हैं, खरपतवार वो होते हैं जिससे क्या होते हैं कि एक्स्ट्रा चीज़ उग जाती है पौधे के अंदर, तो उसको हटाना बहुत आवश्यक है। इसके लिए जो दवाई की वगैरह की, इसको काटना हटाना, वो है पूरा आप खरपतवार वाले पॉइंट में जाकर लिख लेंगे। तो इस प्रकार से आपका सारे क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और अच्छी लगेगी क्योंकि काफ़ी मेहनत करके इसको बनाया गया और समझाया गया है। तो वीडियो को यहाँ एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिसने भी वीडियो एंड तक देखी है उसका बहुत बहुत स्वागत है। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक आपका अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहे। जय हिंद।